नमस्कार, 4 PM में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सिमरन। आइए शुरू करते हैं दिन भर की बड़ी खबरें, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। लोकसभा चुनाव से पहले ईडी का बड़ा एक्शन। आप सांसद संजय सिंह 10 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार। कथित जमीन के बदले नौकरी घोटाला मामले में लालू परिवार को मिली कोर्ट से बड़ी राहत। तृणमूल कांग्रेस के प्रोटेस्ट से घबराई मोदी सरकार ने अभिषेक बनर्जी को भेजा नया सपन। शरद पवार गुट का बड़ा आरोप, बोले चुनाव आयोग करता है एक तरफा फैसला। नहर विवाद पर पंजाब सरकार को एससी की पड़ी फटकार, दी चेतावनी। सिक्किम में बरपा कुदरत का कहर, अचानक आई बाढ़ से आम जीवन अस्त व्यस्त। विपक्ष ईडी की कार्यवाही को मोदी सरकार की एक सोची समझी साजिश बता रहा है, तो वहीं दिल्ली का ये शराब घोटाला आम आदमी पार्टी के लिए मुसीबत बनता ही जा रहा है, क्योंकि इससे पहले दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी इस घोटाले में जेल की हवा खा चुके हैं। लोकसभा चुनाव करीब आते आते भाजपा की छापेमारी की नीति शुरू हो गई है। प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने आज एक बड़ा एक्शन लेते हुए आपकी राज्यसभा सांसद संजय सिंह को 10 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया। कहने को तो संजय सिंह पर ईडी की एक कार्यवाही दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े धन शोधन मामले में की गई थी, लेकिन इस छापेमारी की असल वजह क्या है, इसमें भी हर कोई भली भांति वाकिफ है। फिलहाल ईडी आज सुबह ही आप सांसद संजय सिंह के घर पर पहुंच गई, जिसके बाद लगभग 10 घंटे तक उनके यहाँ छापेमारी की गई और आप सांसद से पूछताछ की गई। इसके बाद शाम आते आते ईडी ने संजय सिंह को गिरफ्तार भी कर लिया। बताया जा रहा है कि इस मामले के संबंध में कुछ अन्य लोगों के परिसरों पर भी छापे मारे गए हैं। ईडी ने आबकारी नीति से जुड़े धन शोधन घोटाला मामले में पहले भी राज्यसभा सांसद संजय सिंह के स्टाफ और उनसे जुड़े अन्य लोगों से पूछताछ की थी। ऐसा आरोप है कि शराब व्यापारियों को लाइसेंस देने के लिए दिल्ली सरकार की 2021 से 22 के लिए लाई गई आबकारी नीति ने गुटबंदी को बढ़ावा दिया और कुछ डीलरों को फायदा पहुंचाया, जिसने उनके लिए कथित तौर पर रिश्वत दी थी। हालांकि आज के इस छापेमारी पर आम आदमी पार्टी की तरफ से ट्वीट आया है। इसमें लिखते हुए पार्टी ने कहा है कि 15 महीनों में 1000 से ज्यादा रेड की जा चुकी है, लेकिन इसका नतीजा कुछ भी नहीं निकला। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ये पिछले 1 साल से हम लोग देख रहे हैं कि तथाकथित शराब घोटाले का शोर कर रहे हैं। अभी तक एक भी पैसा इन लोगों को नहीं मिला है। बताते हैं कि 1000 से ज्यादा रेड हो चुकी हैं, इतने लोगों को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन रिकवरी नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि अब भी कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन 2024 के चुनाव में लोगों को लगता है कि ये हारने वाले हैं, इसी के लिए ये लोग ऐसा कर रहे हैं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद प्रमुख लालू यादव सहित अन्य 4 लोगों को 50,000 रुपए के निजी मुचलके पर राहत देते हुए मामले की अगली सुनवाई 16 अक्टूबर तय हुई है। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। राजद प्रमुख लालू यादव, बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी, बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और राजद सांसद मीसा भारती को बुधवार को बड़ी राहत मिली है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने कथित जमीन के बदले नौकरी घोटाला मामले में चारों को जमानत दी है। दरअसल 2004 से 2009 के बीच लालू प्रसाद यादव यूपीए सरकार में रेल मंत्री थे और इन पर आरोप है कि लालू के रेल मंत्री रहते हुए रेलवे भर्ती में घोटाला हुआ। कहा जाता है कि नौकरी लगवाने के बलते आवेदकों से जमीन और प्लॉट लिए गए। आरोप ये भी है कि जो जमीनें ली गई थी वो राबड़ी देवी और मीसा भारती के नाम पर ली गई थी। बता दें कि पिछली सुनवाई में कोर्ट ने राजद सुप्रीमो, उनकी पत्नी और उनके बेटे तेजस्वी समेत अन्य सभी 17 आरोपियों को समन जारी किया था। अदालत ने सभी आरोपियों को 4 अक्टूबर को हाजिर होने का निर्देश दिया था। मामले में लालू, राबड़ी और उनकी बेटी मीसा भारती जमानत पर हैं। मामले में पहले चार्जशीट में इन्हीं तीनों को आरोपी बनाया गया था। फिर सीबीआई ने एक नई चार्जशीट दाखिल करके डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को भी आरोपी बना दिया। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर आरोप है कि उनके नाम पर उन संपत्तियों की रजिस्ट्री है। इस लालू यादव ने रेल मंत्री रहते नौकरी देने के बदले में लोगों से लिखवाई थी, लेकिन आज राउज एवेन्यू कोर्ट ने कथित जमीन के बदले नौकरी घोटाला मामले में चारों को जमानत दी थी। साथ ही सीबीआई के मामले को सभी आरोपियों को आरोप पत्र की प्रति देने का निर्देश दिया है। गौरतलब है कि आज कोर्ट के इस फैसले से राजद में राहत है और समर्थकों में खुशी की लहर है। अब देखना होगा कि 16 अक्टूबर को होने वाली अगली सुनवाई में कोर्ट का क्या फैसला होगा।
एक तरफ पश्चिम बंगाल सरकार मनरेगा और आवास योजना की निधि की बकाया राशि को लेकर के प्रदर्शन कर रही है, वहीं दूसरी तरफ केंद्र सरकार ने पार्टी महासचिव अभिषेक बनर्जी को परेशान करने के लिए ईडी को उनके पीछे छोड़ रखा है। पूरा मामला जानने के लिए देखें इस रिपोर्ट। पिछले कुछ दिनों से टीएमसी द्वारा दिल्ली के रामलीला मैदान में चल रहे प्रदर्शन से घबराकर केंद्र सरकार ने टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी को एक बार फिर प्रवर्तन निदेशालय द्वारा समन भिजवाया गया है। बता दें कि टीएमसी सांसद को शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में 3 अक्टूबर को एजेंसी के सामने पेश होने के लिए समन जारी किया गया था, लेकिन सरकारी योजनाओं के भुगतान को लेकर दिल्ली में पार्टी के विरोध प्रदर्शन की वजह से अभिषेक ईडी के सामने पेश नहीं हो सके थे। बता दें कि इससे पहले 13 सितंबर को सॉल्ट लेक में ईडी कार्यालय में अभिषेक से 9 घंटे तक लंबी पूछताछ की गई थी और ईडी कार्यालय से बाहर आने के बाद उन्होंने पत्रकारों से कहा था कि उन्हें ईडी ने विपक्षी दलों की बैठक में जाने से रोकने के लिए ये दिन चुना था। अभिषेक ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा था कि ईडी और सीबीआई पिक एंड चूज के आधार पर मामलों को आगे बढ़ा रही है। इतना ही नहीं, ईडी ने अभिषेक बनर्जी के माता पिता को भी तलब किया था। भर्ती घोटाले से जुड़ी कंपनी लिप्स एंड बाउंड्स के निदेशक के तौर पर अभिषेक के पिता अमित बंगोपाध्याय और माता लता बंगोपाध्याय को पूछताछ के लिए बुलाया गया था। बता दें कि इस कंपनी के सीईओ अभिषेक बनर्जी ही हैं। गौरतलब है कि दिल्ली में टीएमसी का केंद्र सरकार से मांगों को लेकर के दिल्ली में धरना दे रहा है और फिर अभिषेक बनर्जी को इसी दौरान दूसरा समन जारी होना ये कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि इनकी मांगों को रोकने और आवाजों को दबाने की कोशिश है। पार्टी और सिंबल की लड़ाई को लेकर के फैसला आने से पहले ही पवार गुट के आरोप चर्चा में है। क्या आरोप लगाया पवार गुट ने चुनाव आयोग पर, जाने इस रिपोर्ट में। दरअसल एनसीपी संकट को लेकर के चुनाव आयोग में 6 अक्टूबर को सुनवाई होनी है। शरद पवार गुट के वकीलों के जरिए चुनाव आयोग के सामने अपना पक्ष रखा है। साथ ही शरद पवार गुट ने आरोप लगाते हुए कहा कि चुनाव आयोग एक तरफा फैसला ले रहा है। चुनाव आयोग से सवाल पूछते हुए कहा कि जब विधायक दल और मूल दल अलग अलग हैं, तब भी एनसीपी कैसे मान लेती है कि पार्टी में विभाजन हो गया है। 3 तारीख को होने वाली सुनवाई में शरद पवार गुट और अजित पवार गुट आयोग के सामने अपना पक्ष रखेंगे। सुनवाई में चुनाव आयोग की स्वीकार करते हुए सुनवाई करने की तैयारी में है कि 2 गुट है। शरद पवार गुट ने जवाब में इस बात का भी जिक्र किया है कि चुनाव आयोग ने शरद पवार गुट को अपनी बात मनाने के लिए समय नहीं दिया। शरद पवार गुट ने अनुरोध किया है कि चुनाव आयोग उनकी बातों को सुनने के बाद ही कोई फैसला ले। बता दें कि शरद पवार ने चुनाव आयोग के लिए दिए अपने जवाब में कई अहम बातें रखी हैं। उस वक्त अजित पवार ने शिंदे की आलोचना की थी, लेकिन अब शरद पवार गुट के बयान के आधार पर अजित पवार की परेशानी बढ़ने की आशंका है। शरद पवार गुट ने 9 मंत्रियों के खिलाफ याचिका दायर की है। इतना ही नहीं, इन 9 मंत्रियों के अलावा 31 विधायकों के खिलाफ भी अयोग्यता याचिका दायर की गई है। इसी के अलावा अजित पवार गुट की ओर से किए गए दावों को शरद पवार गुट ने भी खारिज कर दिया है। गौरतलब है कि आने वाले 6 अक्टूबर को इस मामले में चुनाव आयोग सुनवाई के बाद ही ये साफ हो पाएगा कि फैसला किसके हक में आएगा। सतलुज यमुना लिंक नहर विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसला सुनाते हुए पंजाब को कड़ी फटकार लगाते हुए चेतावनी दी है। जाने क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने, जाने इस रिपोर्ट में। अदालत ने पंजाब सरकार को कोर्ट की मर्यादा का पालन करने की हिदायत देते हुए अब तक नहर का निर्माण नहीं किए जाने पर सख्त लहजे में कहा कि हमें कठोर आदेश देने पर मजबूर न करें। अदालत ने कहा कि पिछले 2 दशक से सतलुज यमुना लिंक नहर का निर्माण न होने पर हम चिंतित हैं। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने सतलुज यमुना लिंक नहर की जिम्मेदारी केंद्र सरकार को सौंपते हुए कहा कि पंजाब में सतलुज यमुना लिंक नहर के लिए अधिग्रहण जमीन वापस ना लौटाई जाए, जबकि अब जमीन का सर्वे केंद्र सरकार करे। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को ये भी निर्देश दिया है कि वो अदालत को ये भी बताए कि निर्माण कार्य अब तक कितना हो चुका है। इसी के अलावा केंद्र सुलह को लेकर के दोनों राज्यों के बीच बात करता रहे। पानी की मौजूदा स्थिति को लेकर भी अदालत को अवगत कराया जाए। ये सभी जानकारियां मुहैया कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को 2 महीने का समय दिया है। वहीं हरियाणा सरकार की तरफ से श्याम दीवान ने कहा कि सतलुज यमुना लिंक नहर का निर्माण किया जाना चाहिए। पंजाब सरकार को इसके लिए आगे आना चाहिए। गौरतलब है कि सतलुज यमुना लिंक नहर विवाद पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई जनवरी 2024 में होगी। सिक्किम में लोहनक झील के ऊपर अचानक बादल फटने से तीस्दा नदी में बाढ़ आ गई है। क्या है मौजूदा हालात, जाने इस रिपोर्ट में। सिक्किम में अचानक आई बाढ़ ने तबाही मचा दी है। बताया जा रहा है कि यहाँ तबाही का मंजर बना हुआ है। इस बाढ़ के बारे में गुवाहाटी के रक्षा पीआरओ ने जानकारी देते हुए बताया कि उत्तरी सिक्किम में लोहनक झील के ऊपर अचानक बादल फटने से लाचेन घाटी के तीस्दा नदी में बाढ़ आ गई है। घाटी में कुछ सेना के जवान प्रभावित हुए हैं।
23 जवान के लापता होने की सूचना है और जवानों के कुछ वाहनों के कीचड़ में डूबने की खबर है। तलाशी अभियान अभी भी जारी है। मिल्ली में राष्ट्रीय राजमार्ग 10 का एक हिस्सा बह गया है। कई सड़कें बंद हैं। सिरवानी में जल विद्युत परियोजना के अधिकारियों और कर्मचारियों के लापता होने की भी खबर है। राहत बचाव चल रहा है, लेकिन सड़कें टूटी होने के कारण राहत बचाव कार्य में देरी हो रही है। बादल फटने के बाद बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई है, जिसके बाद मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग सिंगतम ने स्थिति का जायजा लिया। इस बीच वहां मौजूद भाजपा नेता उगेन शेरिंग यात्सो भूटिया ने कहा कि सिंगताम में कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन सार्वजनिक संपत्तियों को भारी क्षति हुई है। कुछ लोगों के लापता होने की भी जानकारी है। उन्हें ढूंढने की कोशिश जारी है। सिक्किम में आई बाढ़ को लेकर ममता बनर्जी समेत अन्य कई नेताओं ने दुख जताया है। गौरतलब है कि सिक्किम में आई इस बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है। स्थिति अभी बहुत खराब है। जो लोग गायब हुए हैं उन्हें ढूंढने की कोशिश जारी है। अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले घंटों में स्थिति में सुधार आएगा। इस बुलेटिन में आपके लिए बस इतना ही। ऐसी बड़ी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें 4 PM। धन्यवाद।